हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कंप्लीट कर लिया था। उसके जो एग्जाम्पल थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी अपने पास स्फेरिकल सरफेस है यानी गोलीय सतह है, तो उस गोलीय सतह से अपवर्तन किस तरीके से होता है। अब अपवर्तन उससे होगा तो जो अपवर्तित किरणें प्रतिच्छेद करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण करती है, तो गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद में किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपने पास टॉपिक है वो है गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह से अपवर्तन कि जैसे अपने पास गोलीय सतह है। अब गोलीय सतह का मतलब क्या हो गया कि कोई भी गोलाकार अपने पास क्या है, कोई सतह है। और अपवर्तन कब होता है, जब दो माध्यम हो अलग अलग। तो अपने पास यहाँ पर दो माध्यम है। मान लो एक माध्यम जो है वो इधर है और दूसरा माध्यम जो है वो यहाँ पर है, इन दोनों लाइनों के बीच में। ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक जो है वो हमने ले लिया μ1, और ये जो माध्यम है इन दोनों लाइनों के बीच में इसका अपवर्तनांक है μ2। और इन दोनों माध्यमों को जो सतह अलग कर रही है, इन दोनों माध्यमों को जो सतह अलग कर रही है वो एक गोलीय सतह है या गोलाकार सतह है। अब यहाँ पर अगर मैं इस गोलीय सतह का मध्य बिंदु ले लूँ और इस मध्य बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा हम लोग खींच दें, तो ये सरल रेखा जो है वो क्या बन जाएगी, इस गोलीय सतह की मुख्य अक्ष बन जाएगी। ये मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर इस गोलीय सतह को काटती है वो क्या हो जाता है, ध्रुव। और ध्रुव को हम किस बिंदु से लिखते हैं, P से। अब यहाँ पर क्या होता है कि μ1 अपवर्तनांक है, μ2 अपवर्तनांक है, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि ये माध्यम विरल है या सघन है, या ये माध्यम विरल है या सघन है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसके आगे की डेरिवेशन करते हैं। और गोलीय सतह से जो अपवर्तन है इसके अंदर एक सूत्र आता है या एक समीकरण आती है, जो समीकरण हमें μ1 μ2 u v और r के अंदर संबंध बताती है। किसके अंदर, μ1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, u का मतलब हो गया जो हम यहाँ पर वस्तु लेंगे उस वस्तु की ध्रुव से दूरी, v यानी प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी ध्रुव से दूरी, और कैपिटल R क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। यानी ये गोलीय दर्पण ये गोलीय जो सतह है वो जिस वर्तीय भाग का या जिस स्फेयर का हिस्सा है, ठीक है, जिस गोलाकार भाग का हिस्सा है उस गोलाकार भाग का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। मान लो वो वक्रता केंद्र यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, इस बिंदु पर कहीं पर है। तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये जो दूरी है अपने पास ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब यहाँ पर हम लोग कहीं पर एक वस्तु ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। इस वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे और प्रतिबिंब बनाते हुए इन पांचों राशियों के अंदर हम एक संबंध स्थापित करेंगे जिसे हमें डायरेक्ट ध्यान में भी रखना होता है। अब जब ये पूरा प्रोसेस हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली बात जो है वो क्या है कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये बातें, लेकिन वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी गोलीय दर्पण जो होता है उस गोलीय दर्पण का ध्रुव जो है उस ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है साइन कन्वेक्शन के अंदर। तो ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए, ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए समस्त दूरियां
ध्रुव से मापी जाती हैं। जो भी दूरी हम लोग यहाँ पर नापेंगे वो दूरी जो है वो कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से दूरी नापी जाएगी। चलिए ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात हमने भी साइन कन्वेक्शन के अंदर पढ़ी थी, क्या कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नाप रहे हैं हम लोग वो तो कैसी लेंगे, धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में जो दूरियां नाप रहे हैं उन्हें हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो हम क्या लिख लेते हैं, दूसरी जो बात है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी या दूरियां कैसी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, मैं ये की लिख रहा हूं कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी लेनी है, धनात्मक, और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी लेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेंगे। थर्ड चीज जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो क्या होती है कि हम लोग ये लेके चलते हैं कि जो प्रकाश की किरण हम लोग ले रहे हैं वो उन प्रकाश की किरणों के लिए ये जो यहाँ पर अपने पास सतह है, इस सतह का उन प्रकाश की किरणों के लिए ये जो यहाँ पर अपने पास सतह है, इस सतह का द्वारक किसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो सतह है, वह जो ये सतह स्फेरिकल सरफेस, इसको क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। तो इस सतह का जो द्वारक है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इस सतह के लिए या इस सतह का द्वारक बहुत छोटा है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जो हम प्रकाश किरणें ले रहे हैं या प्रकाश किरणें पैरा एक्सियल हैं, प्रकाश किरणें पैरा एक्सियल हैं। पैरा एक्सियल होने का मतलब कि जो भी प्रकाश किरण हम लोग लेंगे वो इस मुख्य अक्ष के बहुत नज़दीक होती हैं। तो ये तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं जो आप लोगों को ध्यान में देना है। ये दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें जो हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों जो हैं वो साइन कन्वेक्शन में हमने देखी थी कि किस तरीके से चिन्ह लिया जाता है दूरियों का, और ये हमने देखा था जब दर्पण समीकरण को हमने व्युत्पन्न किया था, उस टाइम हमने ये वाला द्वारक जो बहुत छोटा होता है इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया था। तो चलिए अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है वो हम लोग बनाते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग प्रतिबिंब बनाएं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकाश की किरण हम यहाँ से ले रहे हैं जो इस तरीके से जा रही है, प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ पर जा रही है इस वाले बिंदु पर। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण जो है वो देखो दोनों माध्यमों की सीमा रेखा पर आपतित हो रही है। ठीक है, अब एक बार हम लोग अपनी तरफ से अज्यूम करके कहते हैं कि μ1 जो है वो तो विरल माध्यम हो और जो अपने पास μ2 है ये सघन माध्यम हो। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो वो किस तरीके से गति करेगी आगे की ओर, संचरित किस प्रकार से होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एक अभिलंब इस बिंदु पर हम लोग खींच लेते हैं। अब ये जो अभिलंब है वो हमेशा इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, क्योंकि चाहे कोई भी गोलाकार आकृति या वर्ताकार आकृति मान लो हमने इस तरीके से ले ली, अब इसके किसी भी बिंदु पर अगर मैं अभिलंब खींचता हूँ तो वो अभिलंब हमेशा इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। चाहे किसी भी बिंदु पर मैं अभिलंब खींचूँ, यहाँ पर अभिलंब खींचूंगा, यहाँ पर अभिलंब खींचूँ या यहाँ पर अभिलंब खींचूँ, तो वो अभिलंब हमेशा इस वृत्त के
केंद्र से होकर गुजरेगा। वही चीज़ यहाँ पर ये एक तरीके की गोलीय सतह ही है, और गोलीय सतह है तो इस पर मैं अगर इस बिंदु पर अभिलंब खींच रहा हूँ तो वो इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। अब चलिए आगे चलते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है, अगर यहाँ पर ये सघन माध्यम नहीं होता तो ये इस तरीके से आगे की ओर चली जाती, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर इस प्रकाश की किरण को हम लोग इस प्रकार से झुका देते हैं। ये प्रकाश की किरण जो है ये हमने अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका दिया है। ये अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण यहाँ पर झुक गई है और यहाँ पर आ रही है। अब ये तो हो गई पहली किरण, ठीक है। इसके लिए अगर मैं आपतन कोण देखना चाहूँ तो अभिलंब के साथ जो किरण आ रही है इसका जो कोण है वो हम मान लेते हैं θ1, जो कि आपतन कोण है। और अपवर्तन कोण कितना, तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद में अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है उसे हम मान लेते हैं θ2। तो ये θ2 कोण बनाते हुए चली गई। अब यहाँ पर आ गई ये प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष को वहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन ये तो अकेली ही किरण है। तो अकेली किरण से हम पता नहीं कर सकते कि जो अपने पास प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है। तो एक और प्रकाश की किरण हम लोग लेते हैं। एक और प्रकाश की किरण हमने ले ली इस तरीके से लंबवत, जो इस सतह पर लंबवत आपतित होती है। अब हमें पता है कि लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के बिल्कुल सीधी सीधी गुजर जाती है, बिना किसी विचलन के बिल्कुल सीधी सीधी गुजर जाती है। और ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर आकर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस प्रकाश की किरण के लिए हमने बात की थी कि जो लंबवत आपतित होती है उसके लिए आपतन कोण का मान 0 हो जाता है, क्योंकि अभिलंब मैं यहाँ पर खींचूंगा तो वो अभिलंब के साथ ये आपतित किरण 0 कोण बनाएगी, तो उतना ही 0 अपवर्तन कोण बनेगा, तो ये प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों अपवर्तित किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। अब अगर वस्तु से ध्रुव की दूरी को हम लोग u से लिखें, वस्तु की दर्पण के ध्रुव से जो दूरी है उसे हम क्या लिखें, u लिखें। और प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव या फिर इस गोलीय सतह से जो दूरी है उसे हम लिखें v। तो ये हमने लिख दिया कि OP का मान u के बराबर और PI का मान या परिमाण जो है वो v के बराबर होगा। अब देखिए ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर, यहाँ से हम लोग एक अभिलंब डाल रहे हैं। ये अभिलंब हमने इस तरीके से डाल दिया यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लंबवत आपतित होता है। अब इस वाले बिंदु को हमने नाम दे दिया P'। अब देखिए हमें क्या करना है, μ1 μ2 u v r के अंदर संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आए यहाँ पर वही से शुरुआत आपको करनी है, ठीक है। क्यों, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आए यहाँ पर वही से शुरुआत आपको करनी है, ठीक है। क्यों, जो ये अपने पास डेरिवेशन है ये अपने आप सोल्व होता चला जाएगा अगर हम जो अपने को दिया हुआ है वहाँ से शुरुआत करें। जैसे यहाँ पर सबसे पहली बात जो हो रही है वो है अपवर्तन हो रहा है गोलीय सतह से। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस माध्यम के अंदर जा रही है, ठीक है। तो आपको μ1 और μ2 के बारे में जो है वो क्या ध्यान में रखना है। एक चीज़ और मैं अगर बता दूं कि μ1 जो है वो क्या ध्यान में, कैसे ध्यान में रखोगे, ऐसे ध्यान में नहीं रखना कि μ1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है और μ2 सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, बिल्कुल ही नहीं। ऐसा याद रखोगे तो आप कई क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक कर दोगे। μ1 क्या ध्यान में रखोगे आप लोग कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक,
म्यू1 क्या है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, म्यू1 है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आए और विरल माध्यम में जाए, तो वहाँ पर अगर आप म्यू1 और म्यू2 के अंदर कंफ्यूज होगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और म्यू2 जो है वो क्या ध्यान में रखोगे, म्यू2 ध्यान में रखोगे कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक। अब दोनों के अंदर, वाक्यों के अंदर देखो केवल में का और से का ही डिफरेंस है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक तो कितना, म्यू1, और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू2। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये ही अपने को म्यू1 और म्यू2 के बारे में जो आइडिया है वो इसी से लगना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें म्यू1 म्यू2 यूवीआर में संबंध देखना है, भूल जाओ संबंध देखना है क्या, हमें ये देखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर एक कोई प्रकाश की किरण है उसका अपवर्तन हो रहा है। तो जब अपवर्तन हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, क्या क्या नियम जो हैं वो हमने देख रखे हैं। तो अपवर्तन के अपने पास दो नियम होते हैं। पहला नियम तो जिसका न्यूमेरिकली यूज नहीं होता, ठीक है, कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन दूसरा जो नियम होता है स्नेल का नियम, वो न्यूमेरिकली अपने पास ज़्यादा काम में आता है। तो हम शुरुआत करेंगे स्नेल के नियम से, लेकिन उससे पहले भी अगर हम कुछ बातें और देखना चाहें तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस सतह का द्वारक बहुत छोटा है या प्रकाश किरणें पैराएक्सियल हैं, यानी इस मुख्य अक्ष के बहुत पास है। यानी ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये डायग्राम तो उसको जूम करके हमने बनाया है। एक्चुअल के अंदर कैसा डायग्राम है कि जैसे ये कोई अपने पास सतह हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ से प्रकाश किरण जो है वो इसके बहुत पास है, मुख्य अक्ष के बहुत पास है। तो जब मैं यहाँ से अभिलंब डालूंगा तो ये वाला अभिलंब वाला पॉइंट पी डैश और जो यहाँ पर ध्रुव है वो हो गया पी। तो अगर ये बिंदु की हम लोग बात करें तो ये दोनों बिंदु जो पी और पी डैश है वो एक दूसरे के क्या होंगे, काफ़ी नज़दीक होंगे, यानी बहुत छोटी है। अगर इससे भी और छोटा करूँ तो ये पॉइंट जो है ऊपर वाला जहाँ पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, अपवर्तित हो रही है, उसे अगर अभिलंब डाला जाए तो ये पी डैश और भी ज़्यादा पास आ जाएगा। तो द्वारक छोटा होने का मतलब है कि ये पी डैश बिंदु पी के क्या है, नज़दीक है। और यहाँ पर जो ये कोण बनेगा अभिलंब के साथ, जो ये कोण बन रहे हैं ये कोण भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि पैराएक्सियल होने का मतलब या द्वारक बहुत छोटे होने का मतलब जो है वो क्या होगा। तो अगर इसी बात को हम लोग पहले से ही ध्यान में रखें तो आगे अपने प्रॉब्लम में नहीं आएगी। क्या कि यदि द्वारक बहुत छोटा है, यदि द्वारक बहुत छोटा है तो क्या क्या स्थिति होंगी। पहली स्थिति हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कोण बन रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से, θ1 θ2, और भी कोण हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर कोण जो है इसे हम अल्फा बोल दें, यहाँ पर ये वाला जो कोण बन रहा है इसे हम बीटा बोल दें, और ये वाला जो कोण बन रहा है इसे अगर हम गामा बोल दें, तो यहाँ पर टोटल अपने पास कितने कोण हो गए, 5 कोण। तो मैं लिख लेता हूँ कि अल्फा बीटा गामा θ1 θ2 ये क्या होंगे, अत्यल्प होंगे या बहुत छोटे होंगे। और अत्यल्प होंगे या बहुत छोटे होंगे तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका फ़र्क पड़ता है, देखेंगे हम लोग आगे। दूसरी चीज़ जो है वो अपने के पास क्या आएगी, यदि द्वारक छोटा है तो जो P बिंदु है वही P डैश बिंदु होगा, यानी जो P डैश बिंदु है वही क्या हो जाएगा, P बिंदु, यानी दोनों बहुत पास होंगे एक दूसरे से। तो चाहे मैं OP डिस्टेंस लूँ या OP डैश डिस्टेंस लूँ, दोनों के अंदर जो अंतर है वो बहुत कम आएगा, यानी नगण्य अंतर आएगा। इसीलिए हम P से P डैश जो है इन दोनों बिंदुओं को एक ही जगह पर बोल सकते हैं। अब चलिए अपने वापस आते हैं अपने नियम पर। किससे शुरुआत करनी चाहिए हमें, अपवर्तन से, अपवर्तन के नियम से। इस बिंदु को भी हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल M, ठीक है।
पहला नियम हम लोग लगाते हैं कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का जो नियम है वो क्या होता है कि जो सापेक्ष अपवर्तनांक है वो बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, या सापेक्ष अपवर्तनांक को मैं लिख सकता हूँ म्यू2 अपॉन में म्यू1। तो जब मैं म्यू2 अपॉन में म्यू1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर करता हूँ, इस अपवर्तनांक को मैं लिख सकता हूँ म्यू2 अपॉन में म्यू1। तो जब मैं म्यू2 अपॉन में म्यू1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर करता हूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि म्यू1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2। अब हमने बोल दिया कि कोण अत्यल्प है, थीटा 1 थीटा 2 क्या है, अत्यल्प है। तो कोण यदि अत्यल्प है, यदि थीटा 1 और थीटा 2 अत्यल्प हैं, तो अत्यल्प कोण होंगे तो क्या होगा, तो होगा कि साइन थीटा 1 लगभग बराबर थीटा 1 के हो जाएगा और साइन थीटा 2 लगभग बराबर हो जाएगा थीटा 2 के। साइन थीटा 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 1, और साइन थीटा 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 रख दो। यहाँ पर क्या बन गया, म्यू1 थीटा 1 बराबर में म्यू2 थीटा 2, और इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने कहा था कि इन पांचों के अंदर संबंध है, तो म्यू1 और म्यू2 तो आ गया अपनी समीकरण में, लेकिन क्या नहीं आ रहा, यू वी आर नहीं आ रहा। तो यू वी आर किसकी जगह क्या गायब करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से थीटा 1 और थीटा 2 को गायब करना पड़ेगा। अब थीटा 1 व थीटा 2 को मैं यहाँ से कैसे गायब करूँ, तो देखो थीटा 1 और थीटा 2 के अंदर क्या आपको कोई संबंध जो है वो नज़र आ रहा है क्या। तो अगर मैं थीटा 1 कोण को दर्शाना चाहूँ तो देखो मैं यहाँ पर त्रिभुज काम में ले रहा हूँ MOC। ठीक है, तो MOC त्रिभुज को मैं अगर बनाऊँ तो हम कहेंगे त्रिभुज जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा है त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार का, ये वाला कोण अल्फा, ये वाला कोण बीटा, ये वाला कोण जो है वो अपने पास है नहीं, और ये वाला जो यहाँ पर बाहर कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, थीटा 1। तो क्या ये थीटा 1 इस त्रिभुज का बहिष्कोण है क्या, बाह्य कोण है क्या ये, और बाह्य कोण जो है वो कितना होता है, बाह्य कोण त्रिभुज के विपरीत आंतरिक कोणों का योग होता है। बाह्य कोण त्रिभुज के आंतरिक विपरीत कोणों का योग होता है, यानी थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो मैं अगर यहाँ पर थीटा 1 का मान लिखना चाहूँ तो थीटा 1 बराबर किसके हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि थीटा 1 त्रिभुज MOC का बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसलिए बोल सकते हैं कि जो थीटा 1 है वो थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 2। अब इसी तरीके से अगर थीटा 2 की बात करें तो थीटा 2 देखो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है कुछ इस तरीके से, ये त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये वाला जो कोण है वो है थीटा 2, ये वाला कोण जो है वो है गामा, और ये वाला जो कोण है वो क्या है, बीटा। तो यहाँ पर बीटा जो है वो इस त्रिभुज का क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोणों का योग होता है, यानी बीटा बराबर किसके हो जाएगा, थीटा 2 प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि बीटा त्रिभुज कौन सा है, MIC, त्रिभुज MIC का बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। इसलिए अगर ये बाह्य कोण है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा अपने पास थीटा 2 प्लस में गामा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं थीटा 2 का मान निकालना चाहूँ तो थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, और इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 3। चलो थीटा 1 और थीटा 2 का मान आ गया अपने पास।
अब हम अगर यहाँ पर θ1 का मान रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और θ2 का मान रखते हैं बीटा माइनस गामा, तो भी अपने समीकरण के अंदर μ1 μ2 तो आ रहा है, लेकिन u v r फिर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपन θ1 की वैल्यू रख देंगे, θ2 की वैल्यू रख देंगे, लेकिन जो अल्फ़ा और बीटा है इसके मान भी हमें निकालने पड़ेंगे। ये मान देखते हैं कि ये मान अगर u v और r के पदों में आ गए तो हम यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा के मान रख देंगे, फिर θ1 का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो अगर हम अल्फ़ा की बात करें, बीटा की बात करें, गामा की बात करें, तो ये कोण कैसे आ सकते हैं? तो हमने ये बोल दिया कि द्वारक बहुत छोटा है। द्वारक छोटा है तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं OMP डैश की, तो OMP डैश से अगर मुझे अल्फ़ा का मान निकालना है तो देखो कैसे निकालो। हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज OMP डैश में अगर मुझे मान निकालना है अल्फ़ा का, तो मैं लिखता हूँ कि tan अल्फ़ा बराबर, tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। लंब जो है वो क्या है? MP डैश, तो मैंने लिख दिया MP डैश अपोन में आधार कितना है? आधार ये रहा OP डैश, हमने आधार लिख दिया OP डैश बराबर MP डैश जो है ये रहा। अब MP डैश का मान हमने बोला द्वारक छोटा है तो P और P डैश एक ही बिंदु पर हो सकते हैं, एक ही बिंदु पर होंगे तो MP डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? MP लिख सकता हूँ। अपोन में OP डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? OP लिख सकता हूँ। अब MP का मान तो मेरे पास है नहीं, लेकिन OP का मान क्या मेरे पास है क्या? OP देखो क्या है? OP है वस्तु की दर्पण इस सतह के ध्रुव से दूरी। तो सतह के ध्रुव से दूरी कितनी है मेरे पास? u। लेकिन अब आपको मान रखना है तो वो मान किसके आधार पर रखोगे? दिशा के आधार पर। हमने क्या बोला? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी लेनी है? धनात्मक। पर रखोगे दिशा के आधार पर। हमने क्या बोला? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी लेनी है? धनात्मक। और विपरीत दिशा में दूरियां कैसी लेनी है? ऋणात्मक। आपतित किरण देखो, आपतित किरण की दिशा है ये वाली, यानी इधर है आपतित किरण की दिशा, लेकिन मुझे OP दिशा देखनी है। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है कि OP भुजा देख रहे हैं तो O से P की तरफ जाएंगे, नहीं। हमेशा दूरियां जो हैं वो कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है, यानी चाहे आप OP बोलो या PO बोलो, लेकिन दर्पण से जो दूरियां हैं उन्हें आप ध्रुव से ही नापोगे। तो ध्रुव से मैं दूरी नापूंगा तो दिशा मेरे पास है ये वाली, और आपतित किरण की दिशा है ये। दोनों क्या हो गई? परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो मैं u की जगह क्या लिख देता हूँ? -u, और इसे नाम दे दिया समीकरण 4। ठीक है। या फिर हम लोग एक और बोल देते हैं यहाँ पर कि जो अपने पास ये द्वारक हम छोटा ले रहे थे, तो हमने क्या बोला था कि अल्फ़ा बीटा गामा भी क्या है? अत्यल्प हैं। तो मैं कहूँगा यदि कोण अत्यल्प हैं, यदि कोण अल्फ़ा अत्यल्प है यानी बहुत छोटा है, तो अत्यल्प है तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि tan अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान कितना? MP बटे में -u के बराबर, और इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 4। अब इसी तरीके से अगर हम बीटा का मान निकालें, गामा का मान निकालें, तो बीटा का मान निकालेंगे तो त्रिभुज कौन सा काम में लेंगे? MP डैश C। ठीक है, तो हम लोग बोल लेते हैं त्रिभुज MP डैश C में। अब MP डैश C के अंदर अगर हम tan बीटा का मान निकालें तो tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा? देखो tan बीटा बराबर आ जाएगा, ये रहा आपके पास लंब और ये रहा आधार। लंब कितना? MP डैश अपोन में आधार कितना? आधार है आपके पास P डैश C, P डैश C। MP डैश को MP लिख सकता हूँ, P डैश C को PC लिख सकता हूँ। MP अपने पास है नहीं। PC का मान कितना? तो PC देखो क्या है? PC है आपके पास वक्रता त्रिज्या कितनी है? R। दूरी को हमेशा दिशा के साथ लेनी है, तो दूरी हम ध्रुव से नाप रहे हैं इसकी PC का मान, तो ये वाली दिशा लेंगे। अब ये वाली दिशा और आपतित किरण की दिशा दोनों सेम है, इसका मतलब दूरी धनात्मक लेंगे। और PC का मान
कितना r। अब अगर अल्प है, वापस से अल्प है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि tan बीटा का मान बीटा के बराबर हो जाएगा। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा mp बटे में r, और इसे हमने नाम दे दिया समीकरण है 5। यहाँ पर आगे हम लोग लिख देंगे यदि कोण छोटा है या अत्यल्प है, ठीक है, तो tan बीटा किसके बराबर हो गया, बीटा के। अब इसी तरीके से अगर हम tan गामा का भी मान निकाल लें तो देखो क्या हो जाएगा। चलिए, tan गामा जो है उसके लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो tan गामा के लिए हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, क्या है, MP', तो त्रिभुज MP' में क्या बोलेंगे, tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब ये रहा, आधार ये रहा। लंब कितना, MP' बटे में आधार कितना, P'। अब MP' को क्या लिख सकता हूँ, MP, और P' की जगह क्या लिख सकता हूँ, PI। MP का मान है नहीं, PI का मान देखो कितना, PI का मान है V के बराबर। अब V के बराबर मान है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिशा देखो तो ध्रुव से नापी जाती है, यानी इस तरीके से दिशा नापेंगे। आपतित किरण की दिशा और इसकी दिशा देखो सेम है, इसका मतलब मान कैसा लेंगे, धनात्मक। और PI का मान किसके बराबर, V के बराबर। अब हम बोलेंगे कि कोण छोटा है, कोण अत्यल्प है, और कोण अगर अत्यल्प है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि tan गामा इज इक्वल टू गामा, यानी tan गामा इज इक्वल टू गामा, और इसकी वैल्यू कितनी है, MP अपॉन में V के, और इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 6। अब देखो क्या है अपने पास, अगर मैं अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से लूँ 4, 5 और 6 समीकरण से, और वो वैल्यू रख दूँ 3 और 2 के अंदर, तो θ1 θ2 का मान आ जाएगा u v r और mp के अंदर, u v r और mp के अंदर। और वो θ1 θ2 का मान मैं अगर यहाँ पर रख दूँ तो अपने पास समीकरण जो है उसके अंदर μ1 μ2 u v r तीनों आ सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले समीकरण 4, 5, 6 से मान 3, 2 के अंदर रखेंगे, और उसके बाद में 3, 2 से मान 1 के अंदर रखेंगे। तो मैं डायरेक्ट जो है वो एक साथ ही रख देता हूँ कि θ1 का मान पहले रख देते हैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, और θ2 की जगह बीटा माइनस गामा, फिर अल्फ़ा बीटा गामा का मान यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलो देखिए, हम बोलेंगे समीकरण 1 से, यानी हम 1 से ही शुरुआत करके चल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, μ1 θ1 बराबर में μ2 θ2। समीकरण किससे मान रख रहे हैं हम लोग, समीकरण कौन सी है, 2 व 3 से मान रखने पर। तो समीकरण 2 व 3 से यदि हम मान रखते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, μ1 θ। तो समीकरण 2 व 3 से यदि हम मान रखते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, μ1 θ1 का मान कितना है, θ1 का मान देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर μ2, θ2 का मान कितना है, θ2 का मान है बीटा माइनस गामा। ये बन गया अपने पास। अब क्या बोलेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा का मान हमें रखना है इसके अंदर, तो कौन सी समीकरणों से, 4, 5 और 6 समीकरणों से, ठीक है। तो देखो समीकरण 4, 5 व 6 से अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखने पर
अगर हम मान रख देते हैं तो μ1 अपने पास है, एल्फ़ा का मान कितना, एल्फ़ा का मान ये रहा MP/में -u, ठीक है, प्लस में बीटा का मान कितना है MP/में r, ठीक है, इस बराबर किसके बराबर हो गया μ2 बीटा माइनस गामा। बीटा का मान कितना, बीटा का मान ये रहा अपने पास MP/में r माइनस गामा का मान कितना MP/में v, ये रहा मान रख दिया। अब देखो MP जो आ रहा है वो सबके अंदर ही कॉमन आ रहा है और कॉमन आकर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो MP जो है ये तो सबके अंदर आ रहा है तो कॉमन आकर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया यहाँ पर बच गया अपने पास μ1 1/में -u प्लस में 1/r बराबर μ2, यहाँ पर बच गया अपने पास 1/r माइनस 1/v, ये बच गया अपने पास। अब इसे थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित अगर इसे करें तो जो u और v वाले पद हैं इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं और बाकी के जो पद हैं उन्हें दूसरी तरफ ले आते हैं। तो पहले तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो पहला पद क्या बन जाएगा, -μ1/में u, ये माइनस से आ गया, प्लस में μ1/में r इज इक्वल टू μ2/में r माइनस का μ2/में v बन गया ये। अब देखो u और v को एक तरफ करें तो इसको तो इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो उसको मैं इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा μ2/में v माइनस का हो जाएगा μ1/में u इज इक्वल टू, ये यहाँ पर पहले से ही धनात्मक है μ2/में r, ये इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा -μ1/में r। इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो अपने पास समीकरण बन जाएगी μ2/में v माइनस में μ1/में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/में r। और यही इस गोलीय सतह से अपवर्तन की समीकरणें होती है कि क्या क्या आ रहा है, μ1 μ2 दोनों आ रहे हैं, u भी आ रहा है और r आ रहा है। तो ये समीकरण जो है वो आप लोग डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो, लेकिन क्या बात बताइए आपको, डायरेक्ट ध्यान में रखोगे तो μ1 μ2 का आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। μ1 जो है वो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, और μ2 कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही है या जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है। और r वक्रता त्रिज्या, v क्या है, v जो है वो है प्रतिबिंब की, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो v जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से या सतह के ध्रुव से दूरी। और दूरियों को आप लोगों को हमेशा साइन कन्वेक्शन से लिखना है, यानी हमेशा आप चिन्ह के साथ ही लिखोगे। u जो है वो क्या है, वस्तु की दूरी, u जो है वो क्या है, वस्तु की ध्रुव से दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है, नोट कीजिए। चलिए, अब एक चीज़ जो यहाँ पर बच जाती है इसके अंदर, ये फॉर्मूला जो है, ये समीकरण जो है वो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट रिमेंबर करके रखोगे। और जो इसके अंदर u, v और r का मान है, u, v और r का मान है, वो u, v और r का मान आपको चिन्ह के साथ रखना है। जैसे ये जो सतह है वह तो ये सतह तो हो गई अवतल, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, अवतल सतह।
अगर उत्तल सतह हो तो उत्तल सतह पर भी सेम तरीके से अगर हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो ये का ये फॉर्मूला अपने पास आता है। क्या फॉर्मूला था अपने पास? μ2 अपॉन में v माइनस में μ1 अपॉन में u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये का ये फॉर्मूला उत्तल सतह के लिए भी आता है, यानी यही अवतल के लिए, यही उत्तल के लिए। तो अंतर कहाँ पर आ जाता है? अंतर यहाँ पर आ जाता है जब हम u, v और r के मान रखते हैं, क्योंकि v, u और r का मान जो है वो हमें दिशा के आधार पर रखना होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग r का मान देखते हैं तो वो r का मान धनात्मक आ गया, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए और या उत्तल सतह जब बने तो उसके लिए r का मान कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसे ही v और u का मान भी आपको दिशा के साथ ही रखना है, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर मान भी आपको दिशा के साथ ही रखना है, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर आवर्धन कितना हो जाता है, यानी वस्तु जो है वो छोटी बड़ी कैसे दिखाई देती है, उल्टी बनती है या फिर इसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, तो कैसे, ये तो हमने एक बिंदुवत वस्तु की बात की थी। अब आवर्धन की जब बात करेंगे तो हम लेंगे कि एक वस्तु की कुछ ऊंचाई है, ठीक है। अब इसका अगर हम प्रतिबिंब बनाएं तो इसका जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? क्या वो उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा? वो किसके आधार पर होगा? आवर्धन के आधार पर। तो आवर्धन का जो बेसिक सूत्र होता है अपने पास, पहले तो इसको निरूपित किससे करते हैं हम लोग? स्मॉल m से। तो आवर्धन का बेसिक सूत्र क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, यही होता है इसका नॉर्मल सा सूत्र, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। या फिर हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको? μ1 अपॉन में μ2 v अपॉन में u। आवर्धन का जो सूत्र है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहले तो क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, और जो दूसरा सूत्र है इसके अंदर हम लोग लेंगे वो क्या हो जाएगा? μ1 अपॉन में μ2 v अपॉन u। तो ये इसके लिए अपने पास आवर्धन का सूत्र हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आवर्धन के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर बेसिस होते हैं कि जैसे वस्तु कहीं पर आभासी बन रही है तो वहाँ पर μ1 और μ2 के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है कि μ1 कौन सा बनेगा और μ2 कौन सा बनेगा, वो सब हम एग्जाम्पल के अंदर देख लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, ये आप लोग वापस से रिवाइज करोगे सारा का सारा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम को जो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, जो आंतरिक परावर्तन था उस पर, और ये जो अपने पास गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन है, इन दोनों के ऊपर हम लोग कई अच्छे एग्जाम्पल जो हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।